गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अपनी जो लास्ट 2 क्लासेस हुई थी वो लाइव क्लासेस हुई थी जूम पर, ठीक है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है वो क्लासेस आप तक पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाई। ओके, तो वापस से वही सॉल्यूशन हमने निकाला है कि ये यूट्यूब पे ही आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यूस की जाए, ठीक है। तो जो हमने जूम क्लासेस के अंदर पहले पढ़ा था, पिछली 2 क्लासेस के अंदर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसको वापस से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, तो अपन ने लास्ट 3 सेशन के अंदर यानी 3 क्लासेस के अंदर अपन ने पढ़ लिया था मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला अपन ने पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आपके बडिंग, ठीक है। जो बडिंग होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। एक्सटर्नल के अंदर अपन ने एग्जाम्पल लिए थे यीस्ट और हाइड्रा, और इंटरनल में अपन ने एग्जाम्पल लिया था जैम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, जो स्पंजेस के अंदर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर बर्ड जो होती है वो बॉडी के अंदर बनती है और यहाँ पर जो बर्ड होगी वो बॉडी के बाहर बनती है। यहाँ तक अपन ने स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इसका जो तीसरा मोड है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कौन सा है? स्पोरुलेशन। तीसरा मोड कौन सा है? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं बीजाणु जनन, ठीक है। और इसका जो अपन एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है अमीबा। देखो स्पोरुलेशन के अंदर क्या होता है बच्चों कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, अनफेवरेबल कंडीशन जिसके अंदर टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लाइट जो है वो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग ना हो, तो ये सारी जो कंडीशंस है वो कैसी कंडीशन होती है? अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। तो उस टाइम अमीबा अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अपने चारों तरफ एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट कर लेता है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट कर लेता है जो 3 लेयर का होता है, विच इज कॉल्ड सिस्ट। उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करता है देखिए आप इसको। तो अपन ने यहां पर बनाया है अमीबा, ओके, और अमीबा जो है वो उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तो अमीबा अपने चारों तरफ एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट कर लेता है और वो 3 लेयर का होता है, ठीक है। तो यहां पर उसने क्या किया है? 3 लेयर का केमिकल सब्सटेंस उसने सीक्रेट कर लिया है, ठीक है। और इसको अपन ने नाम दिया है सिस्ट। क्या नाम दिया है? सिस्ट। तो सिस्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है एनसिस्टेशन। सिस्ट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनसिस्टेशन, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पूटी भवन, ठीक है। और ये कब बनती है? जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है। क्या आती है? अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी, ठीक है, तो अमीबा के अंदर होगा एंडोमाइटोसिस, सॉरी, अमीबा के अंदर होगा मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो अमीबा के अंदर क्या हो जाएगा? मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन, और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे जिसके चारों तरफ होगा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब ये किसके द्वारा घिरे हुए हैं? सिस्ट के द्वारा घिरे हुए हैं। किसके द्वारा घिरे हुए हैं? सिस्ट के द्वारा घिरे हुए हैं, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, जिसको अपन बोलते हैं बहुखंडन, ठीक है। और इसके अंदर जो स्पोर्स बने इन स्पोर्स को अपन बोलेंगे स्यूडोपोडियोस्पोर। ये कौन से स्पोर हैं? स्यूडोपोडियोस्पोर, ठीक है। इनको अपन ने बोला है स्यूडोपोडियोस्पोर। और अभी ये सिस्ट के अंदर है,
ठीक है, कुछ टाइम के बाद या फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये सिस्ट क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। इस तरीके से ये रप्चर हो गया, ठीक है, और ये सारे के सारे जो स्यूडोपोडियोस्पोर हैं ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और बाहर आने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, एक नया अमीबा का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये प्रक्रिया कहलाती है स्पोरुलेशन। क्या कहलाएगी? स्पोरुलेशन यानी बीजाणु जनन, ठीक है। तो विषम परिस्थितियों के अंदर अमीबा क्या करता है, अपने चारों तरफ त्रिस्तरीय कठोर आवरण का निर्माण करता है, जिसको अपन बोलते हैं सिस्ट, और सिस्ट बनने की प्रक्रिया कहलाती है पुटिभवन यानी एनसिस्टेशन। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएगी, ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये इनके अंदर क्या होगा, बहुविखंडन होगा, और बहुविखंडन से सूक्ष्म अमीबा उत्पन्न होंगे, जिसको अपन बोलेंगे स्यूडोपोडियोस्पोर, और ये सिस्ट से बाहर निकल कर एक नए ऑर्गेनिज्म की भांति, एक नए अमीबा की भांति कार्य करेंगे। ये प्रक्रिया कहलाती है स्पोरुलेशन, ठीक है। पैरामीशियम के अंदर भी, प्लाज्मोडियम के अंदर भी आपको मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके एनसीईआरटी के अंदर दो स्पोर्स और दे रखे हैं, एक है जू स्पोर और एक है आपके कोनिडियो, ठीक है, या कोनिडियो स्पोर बोल सकते हैं या कोनिडिया बोल सकते हैं, ठीक है, उसको अपन पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर दो स्पोर्स और रखे हैं। सबसे पहला जो स्पोर है वो है जू स्पोर, जिसको अपन बोलते हैं चल बीजाणु, ठीक है। और नेक्स्ट जो दे रखा है वो होता है कोनिडियो स्पोर, ठीक है। ये एक प्रकार के कैसे हैं, अचल बीजाणु हैं, ठीक है। कोनिडियो स्पोर जो एक प्रकार के अचल बीजाणु है, कोनिडियो बीजाणु भी बोलते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना रखा है बहुत अच्छा सा, इस तरीके से डायग्राम है, ओके। ये डायग्राम है क्लेमाइडोमोनास का, क्लेमाइडोमोनास, और क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार की एल्गी है यानी शैवाल है, ठीक है। और कोनिडियो स्पोर की बात करें तो इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। और ये जो डायग्राम है वो है किसका, पेनिसिलियम नोटेटम। ये डायग्राम किसका है, पेनिसिलियम नोटेटम। और पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो एक प्रकार की फंगी है यानी एक प्रकार का कवक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है, वो कहाँ से आइसोलेट किया गया था, कौन सी फंगस से आइसोलेट किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से आइसोलेट किया गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रथम एंटीबायोटिक, सबसे प्रथम प्रतिजैविक कौन सा है, पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन कहाँ से आइसोलेट किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से, जो एक प्रकार का कवक है। और आइसोलेट किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आइसोलेट किया था, ठीक है। तो एक डायग्राम है पेनिसिलियम नोटेटम का और एक डायग्राम है क्लेमाइडोमोनास का। और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये वाली संरचना, इसको बोलेंगे अपन चल बीजाणु। चल बीजाणु इसलिए बोला है क्योंकि ये कैसे होते हैं, चल होते हैं, मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या उपस्थित होता है, कशाब उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये एक स्थान से
दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके अपन कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, चल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, कशाब उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है कप लाइक, इसको अपन बोलेंगे जू स्पोरेंजिया, या आप इसको अपन बोल सकते हैं स्पोरेंजियम, यानी बीजाणुधानी। तो चल बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, बीजाणुधानी के अंदर होता है। निर्माण कहाँ होगा, बीजाणुधानी के अंदर। ठीक है, यानी ये एंडोजीनसली फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं, एंडोजीनसली। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एंडोजीनसली, बीजाणुधानी के अंदर की तरफ। ठीक है, क्लेमाइडो बीजाणु की कोनिडियो बीजाणु की बात करें तो ये क्या है, कोनिडिया। ठीक है, और ये कहां पर लगेंगे, कोनिडियोफोर पर। कहां लगेंगे ये, कोनिडियोफोर पर। ठीक है, कैसे होंगे ये, अचल होंगे। अचल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कशाब क्या होते हैं, अनुपस्थित। ठीक है, और ये बनते कहां हैं, कोनिडियोफोर के ऊपर। ठीक है, शरीर के बाहर कोनिडियोफोर पर लगते हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो निर्माण होगा वो कैसा होगा, एक्सोजीनसली। इनका निर्माण कैसा होगा, एक्सोजीनसली, क्योंकि ये कहाँ बनते हैं, शरीर के बाहर बनते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन जूस्पोर एंड कोनिडियोस्पोर। जूस्पोर कैसे होंगे, चल होंगे, बिकॉज इनके अंदर कशाब उपस्थित होंगे। कोनिडिया कैसे होंगे, अचल होंगे, क्योंकि इनके अंदर कशाब अनुपस्थित होंगे। ठीक है, ये शरीर के अंदर बनते हैं, कहाँ पर, स्पोरेंजियम में, और ये शरीर के बाहर लगते हैं, कहाँ पर, कोनिडियोफोर पर। इट्स डेट क्लियर। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये अचल बीजाणु जो कोनिडिया है, अभी शरीर इस पेरेंट सेल से लगे हुए हैं, कुछ फेवरेबल कंडीशन आने के बाद में ये सेपरेट हो जाएंगे और नए फंगी की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, और ये जो है स्पोरेंजियम को रप्चर करके बाहर निकल जाते हैं और एक नए क्लेमाइडोमोनास की भांति कार्य करते हैं। तो दीज आर द टाइप्स मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, जो स्पोर एंड कोनिडियोस्पोर। इट्स डेट क्लियर। अब इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अगला मोड है वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, और उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो पांचवा मोड है उसका नाम है, चौथा मोड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को अपन बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब देखो कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो है अपन नए प्लांट का निर्माण करेंगे। ठीक है, नॉर्मल अगर अपन प्लांट का निर्माण करते हैं तो कैसे करते हैं, अपन सीड लेते हैं, बीज लेते हैं, उनको जमीन में उगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद सीडलिंग होते हैं, नवोद्भिद पादप बनते हैं, उससे प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, बट दिस इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लैंगिक जनन का प्रकार है, यह लैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पर अलैंगिक जनन को काम में लेना है। ठीक है, यानी यहाँ पर फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसका, युग्मकों का। अगर युग्मकों का फ्यूजन हो जाएगा तो ये कौन सा जनन हो जाएगा आपका, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के अंदर अपन को फ्यूजन नहीं करना है और बीज को काम में नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि बीज जो है किसके परिणाम स्वरूप बनता है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनता है। ठीक है, अपन को बीज काम में नहीं लेना है। तो बिना बीज के, ठीक है, अपन को क्या करना है, नए प्लांट का फॉर्मेशन करना है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। यानी अपन बोल सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें नए पादप का विकास
नए पादप का विकास बीज के अतिरिक्त पादप के किसी भी भाग से हो सकता है, ठीक है। और वो पादप का भाग क्या कहलाएगा? जड़, तना या पत्ती। जड़, तना या पत्ती, ठीक है। ये पादप के कौन से भाग होते हैं? कायिक भाग होते हैं। तो अगर आपको मैं डेफिनेशन फॉर्म में बोलूं तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें नए पादप का विकास बीज के अतिरिक्त पादप के किसी भी कायिक भाग से होता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। और कायिक भाग कौन से होते हैं? जड़, तना या पत्ती। तो बीज के स्थान पर जिन कायिक भागों को काम में लिया जाता है वो कहलाते हैं कायिक प्रवर्ध। क्या कहलाएंगे? कायिक प्रवर्ध, जिसको अपन बोलते हैं प्रोपेग्यूल। समझ में आया? ठीक है। तो जड़ को काम में ले रहे हैं तो जड़ भी एक प्रकार का कायिक प्रवर्ध है, तना भी एक प्रकार का कायिक प्रवर्ध है, पत्ती भी एक प्रकार का कायिक प्रवर्ध है, ठीक है। तो जड़, तना, पत्ती को काम में लेकर नए पादप का विकास करना क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और इसमें अपन बीज को काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब एक एक करके अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि किस किस को अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन काम में ले रहे हैं स्टेम, ठीक है, यानी तना। और तने के अंदर सबसे पहला है अंडरग्राउंड स्टेम, यानी भूमिगत तना। अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना, ठीक है। इसको जैसे इसके नाम से पता चल रहा है भूमिगत तना, यानी ये तना कहाँ पर होगा? भूमि के अंदर, ठीक है। तो ऐसा तना जो भूमि के अंदर उपस्थित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक हमने बनाई है, उफ रानी तेरी बेटी है, ठीक है। तो उफ का यहां पर मतलब हो गया अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तना, ठीक है। आर का यहां पे मतलब हो गया राइजोम, राइजोम को अपन बोलते हैं प्रकंद, ठीक है। टी का मतलब हो गया ट्यूबर, और ट्यूबर को अपन क्या बोलेंगे? कंद। और बी का मतलब हो गया बल्ब, ठीक है। और बल्ब को अपन क्या बोलते हैं? शल्क कंद, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल्स अपन को यहां पर पढ़ने हैं अंडरग्राउंड स्टेम के। पहला है राइजोम, दूसरा है ट्यूबर और तीसरा है बल्ब। ये तीन एग्जाम्पल अपन को यहाँ पे पढ़ने हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर, बोर्ड क्लासेस के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे राइजोम के कोई दो एग्जाम्पल बता दीजिए या ट्यूबर के कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, ठीक है। आइज किस में पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं किस में पाई जाती है, ठीक है। कंद क्या होता है, इसके दो एग्जाम्पल आप यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। और नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता है मैच करने वाले क्वेश्चंस आते हैं कि इधर जो है प्रकार दे देंगे, इधर एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। आप मैच करिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी? राइजोम की। ठीक है। राइजोम को अपन यहाँ पे बोलते हैं प्रकंद, ओके। तो आपने अदरक देखी होगी, इस तरीके से होती है, ठीक है। ऐसे होती है अदरक। और ये जो है बाहर निकली हुई जो संरचना है इसको अपन ने बोला है बड, यानी कलिका। ये क्या है? कलिका। और यहां से क्या निकल जाती है? इस तरीके से अपस्थानिक जड़ें। क्या निकल जाती है? अपस्थानिक
जड़ें, और यही अपस्थानिक जड़ें जो है नया प्लांट विकसित करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये जो है एक मॉडिफाइड शूट है, एक रूपांतरित तना है। कौन? अदरक। ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है फूड का। ठीक है, तो ये किसका टाइप है? राइजोम का टाइप है। तो इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं राइजोम के। पहला एग्जाम्पल है आपके जिंजर, अदरक, हल्दी, और आप लिख सकते हैं इसके अंदर लोटस। These are the एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। ठीक है, फिर अपन दूसरे बात करते हैं किसकी? ट्यूबर की, यानी कंद की। ठीक है, इसका मोस्ट जो एग्जाम्पल है वो है पोटैटो, यानी आलू। ठीक है, तो आलू ऐसा होता है जब ये जर्मिनेटिंग स्टेज के अंदर होता है। ओके, तो यहां पर इस तरीके से कलिकाएं पाई जाती है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, इन कलिकाओं को अपन बोलते हैं आइज, EYES, आइज यानी आंखें, या फिर आप इसको बोल सकते हो अपस्थानिक कलिकाएं। और ये है जर्मिनेटिंग बर्ड, यानी अंकुरित कलिका। और इस तरीके से आप आलू को काट कर जब जमीन में उगाते हैं तो एक नया प्लांट विकसित हो जाता है। तो आलू भी क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके अंदर फूड का स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, आंखें किस में पाई जाती है? आलू में। इन आंखों का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो आप बता सकते हो इन आंखों का दूसरा नाम है अपस्थानिक कलिकाएं। क्या नाम है? अपस्थानिक कलिकाएं। ठीक है, जो अंकुरित होकर एक नया प्लांट विकसित करती है। ठीक है, बात करें अपन बल्ब की, तो बल्ब का जो एग्जाम्पल है वो है प्याज और लहसुन। ठीक है, बल्ब के अंदर शल्क पाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से प्याज होता है और यहां से निकलती है अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, और प्याज जो है किसके द्वारा गिरा होता है? शल्की पत्तियों के द्वारा गिरा हुआ होता है, और ऊपर होती है अपस्थानिक कलिकाएं या जड़ें। ठीक है, जिसके द्वारा आप एक नया प्लांट विकसित कर सकते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। पहला कौन सा पढ़ा है अपन ने? राइजोम। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है अपन को, सिर्फ जो है आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। और आपने 11th क्लास के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, उसके अंदर अपने इसको डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, ट्यूबर एग्जाम्पल पोटैटो, और बल्ब का एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, अब दूसरा प्रकार हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सब एरियल स्टेम। ठीक है, कौन सा प्रकार है? सब एरियल स्टेम। दूसरा है सब एरियल स्टेम। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है? अर्धवायवीय तना। हिंदी के अंदर अपन उसको क्या बोलेंगे? अर्धवायवीय तना, यानी जो है आधा शरीर के आधा जमीन के अंदर है और आधा जमीन के बाहर है। और इसको याद करने का एक तरीका है ORS सॉल्यूशन। ठीक है, O का मतलब है यहां पर ऑफसेट। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं भूस्तारिका। ऑफसेट को अपन यहां क्या बोलते हैं? भूस्तारिका। दूसरा एग्जाम्पल है रनर।
जिसको अपन बोलते हैं ऊपरी भूस्थारी। इसको अपन क्या बोलेंगे? ऊपरी भूस्थारी। यहां पर एस लेंगे अपन शक्कर, ठीक है। शक्कर को अपन बोलते हैं अंतः भूस्थारी। और ये जो नेक्स्ट है ये वाला एस, इसको अपन बोलेंगे स्टोलन यानी भूस्थारी। तो ये 4 प्रकार हैं किसके? अर्धवायवीय तने के। तो सबसे पहला कौन सा है? ऑफसेट है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? रनर है, ऊपरी भूस्थारी। तीसरा कौन सा है? शक्कर है, अंतः भूस्थारी। और चौथा कौन सा है? स्टोलन, जिसको अपन ने बोला है भूस्थारी, ठीक है। यहां पर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है वो ऑफसेट से आता है। कहां से आता है? ऑफसेट से आता है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रनर की अपन बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल अपन लेते हैं साइनोडोन ऑक्जेलिस। इसके एग्जाम्पल क्या है? साइनोडोन, जिसको अपन धूप घास भी कहते हैं, ऑक्जेलिस, या इसका तीसरा एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं सेंटेला, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है किसके? ऊपरी भूस्थारी के, ठीक है। शक्कर की अगर अपन बात करें तो मिंट और क्राइसेंथेमम यानी पुदीना और क्राइसेंथेमम, ये किसके एग्जाम्पल हैं? शक्कर के एग्जाम्पल। और स्टोलन की बात करें तो स्ट्रॉबेरी और वेलिसनेरिया, इसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी और वेलिसनेरिया, ठीक है। तो यहां पर अपन रनर की बात करें तो उसके एग्जाम्पल है साइनोडोन ऑक्जेलिस सेंटेला। शक्कर की बात करें तो पुदीना और क्राइसेंथेमम। स्टोलन की बात करें तो स्ट्रॉबेरी और वेलिसनेरिया, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है डिटेल के अंदर ऑफसेट को, ठीक है। देखो ऑफसेट क्या होता है भूस्थारी का, तो अपन इसके अंदर एग्जाम्पल लेंगे जलकुंभी का। किसका एग्जाम्पल लेंगे? जलकुंभी का एग्जाम्पल लेंगे। इस जलकुंभी को अपन वाटर हायसिंथ भी कहते हैं। इस जलकुंभी को अपन क्या बोलते हैं? वाटर हायसिंथ कहते हैं, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आइकॉर्निया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आइकॉर्निया क्रेसिपिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो ये आ सकता है कि ऑफसेट का एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता देंगे ऑफसेट का एग्जाम्पल है जलकुंभी। जलकुंभी जो है वो उसका वैज्ञानिक नाम बताइए, तो जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आइकॉर्निया क्रेसिपिस, ठीक है। जलकुंभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जलकुंभी को अपन इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब होता है तबाही मचाने वाली जाति, तबाही मचाने वाली जाति, ठीक है। अब इसे तबाही मचाने वाली जाति क्यों कहते हैं? क्योंकि 1845 के अंदर बंगाल में इस जलकुंभी की वजह से क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था, ठीक है। 1845 में इस जलकुंभी की वजह से अकाल पड़ा था, इसलिए जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, यानी बंगाल का आतंक भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को, ठीक है। अब इसे आतंक क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या हुआ था इसकी वजह से कि बंगाल में जो है अकाल पड़ा? तो ये बाहर से लाया गया है, ये जो प्लांट है जलकुंभी बाहर से लाया गया है, क्योंकि उसके जो पुष्प हैं वो बहुत आकर्षित थे, ठीक है, इसलिए इसको बाहर से लाया गया। और ये जो जलकुंभी होता है वो ठहरे हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है। ठहरा हुआ जल जैसे कि तालाब, तालाब के अंदर ये क्या करेगा? सर्वाधिक वृद्धि करता है, और वहां से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वहां की जो मछलियां हैं या फिर कोई भी जलीय जीव है वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं, ठीक है। तो बंगाल के अंदर, ठीक है,
ये जब फैल गया चारों तरफ तो बंगाल का जो प्रमुख भोजन है वो क्या है, मछली है, ठीक है। तो वहां पर भोजन की कमी हुई और जिसकी वजह से अकाल पड़ गया, ठीक है। इसलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जलकुंभी को? बंगाल का आतंक। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी। जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आइकोर्निया क्रैसेपिस, ठीक है। और ये एक प्रकार की इन्वेसिव स्पीसीज, तबाही मचाने वाली स्पीसीज है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नीचे की तरफ जड़ों का समूह होता है और ऊपर की तरफ पत्तियों का समूह होता है, और वहां से निकलती है एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच, ठीक है। अगर इसको अपन डायग्राम के थ्रू देखें तो ये इस तरीके का होता है। यहां पर जो जड़ों का समूह हो गया नीचे की तरफ तो, और यहां पर ऐसे पत्तियों का समूह होता है, ठीक है। और यहां से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है और ये भी इधर की तरफ क्या बना लेती है? एक नया प्लांट बना लेती है, इस तरीके से, ठीक है। इसलिए ये किस में मदद करता है? अलैंगिक जनन में मदद करता है। तो दिस द टाइप ऑफ ऑफसेट। इट्स दैट क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है अर्धवायवीय तना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इसका तीसरा टाइप, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम, एरियल स्टेम में लिखेंगे अपन वायवीय तना, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं शुगर केन। इस तरीके से होता है शुगर केन। ये तो है इसकी नोड, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पर्वसंधि। और ये जो बीच का है इसको अपन बोलेंगे इंटरनोड, यानी पर्व। तो पर्व संधियों से क्या निकल आती है? अपस्थानिक जड़ें निकल आती है, और यहां से अपन काट के एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? एरियल स्टेम का हो गया। तो आपके स्टेम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिसमें अपन ने अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा, सब एरियल स्टेम पढ़ा और एरियल स्टेम पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं रूट, ठीक है, यानी जड़। जड़ भी एक प्रकार से कायिक प्रवर्धन में मदद कर सकती है, ठीक है। तो जड़ों के अंदर कुछ रूपांतरित कंदमूल होते हैं, ठीक है, जिसको मृदा के अंदर उगाकर अपन क्या कर सकते हैं? एक नया पादप विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पादपों के अंदर होती है रूपांतरित कंदमूल, ठीक है, जिसको आप जमीन में उगाइए और एक नया प्लांट विकसित कर दीजिए, ठीक है। तो रूपांतरित कंदमूलों को मृदा में उगाकर नया पादप विकसित हो जाता है। और कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनकी कंदमूलों को अपन मृदा में उगा सकते हैं? आइपोमिया बटाटस, आइपोमिया बटाटस। आइपोमिया बटाटस किसका क्या बोलते हैं इसको नॉर्मल भाषा के अंदर? शकरकंद। तो इसके जड़ों के द्वारा आप जो है एक नया पादप विकसित कर सकते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे यम प्लांट, एस्पेरेगस, ठीक है, एस्पेरेगस, ठीक है। इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं? एक नया प्लांट विकसित करते हैं। कुछ जड़ें होती है जिनकी अपस्थानिक जड़ों को काम में लेकर, या अपस्थानिक जड़ों से क्या निकलती है? अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, जिनको काम में लेकर आप एक नया प्लांट विकसित करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं गुआवा, डलवर्जिया, शीशम। तो
अपस्थानिक जड़ों से क्या निकलती है? अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। जिसके द्वारा नया पादप विकसित हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन शीशम। ठीक है, शीशम को अपन बोलते हैं डलबर्जिया, सीसो। ठीक है, गवावा, अमरूद। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और लिख सकते हैं आप मुंगिया, मुरैया, सॉरी मुरैया। ओके, तो ये है रूट। तो रूट के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंदमूल होते हैं जैसे आइपोमिया बटाटस, शकरकंद की जड़ों को काम में लेकर नया पादप विकसित करते हैं। कुछ अपस्थानिक जड़ें होती है जिनसे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और उनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? नया पादप विकसित कर सकते हैं, जैसे शीशम में, अमरूद में और मुरैया के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसकी लीफ की यानी पत्तियों की। तो पत्तियों के द्वारा अपन कायिक प्रवर्धन कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। लीव्स, पत्तियां। ठीक है, तो पत्तियों के अंदर कुछ पादप की पत्तियां ऐसे होती है जिनसे क्या होती है? अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो जाती है और वो प्लांट से अलग होकर एक नया पादप विकसित करती है। तो इसके अंदर अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पत्थर चट्टा। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम। तो इसकी अगर अपन पत्ती देखें तो इस तरीके से उसकी पत्ती होती है। ठीक है, तो ये जो आपको ग्रुव दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है, यहां से निकल जाती है क्या? अपस्थानिक कलिकाएं। यहां से क्या निकलती है? अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। ठीक है, पत्थर चट्टा की लीफ है और इन ग्रुव्स के अंदर क्या निकल जाती है? अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती है। ठीक है, और इसको अपन जमीन के अंदर ऐसे ग्रो करवा के आधा बाहर आधा अंदर करके एक नया प्लांट विकसित कर सकते हैं। यह अपस्थानिक कलिकाएं मात्र पादप से अलग हो जाती है और एक नए प्लांट की भांति कार्य करती है। इसके और भी एग्जाम्पल है, बिगोनिया। तो ब्रायोफिलम में और बिगोनिया के अंदर, दोनों के अंदर पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन कराया जा सकता है। समझ में आ गया? तो तना कंप्लीट हो चुका है, जड़ें कंप्लीट हो चुकी है और लीव्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट और है इसके अंदर, बल्बिल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पत्र कलिकाएं या जनन कलिकाएं। ठीक है, बल्बिल्स, इसको अपन बोलते हैं पत्र कलिकाएं या जनन कलिकाएं। देखो, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर मांसल कलिकाएं निकल जाती है। ठीक है, और उन्हें क्या बोलेंगे अपन? पत्र कलिका, जिसके द्वारा नया पादप विकसित किया जा सकता है। तो कुछ पादपों में पत्ती के पास, जड़ों के पास या फ्लावर के पास मांसल कलिकाएं विकसित हो जाती है और उन्हीं मांसल कलिकाओं से अपन नया पादप विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पादपों में मांसल कलिकाएं, कुछ पादपों के अंदर मांसल कलिकाएं पाई जाती है जिनके द्वारा नया पादप विकसित किया जा सकता है। जिनके द्वारा नया पादप विकसित किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि लीफ एक्सिस के पास, नियर द लीफ एक्सिस, यानी जहां से पत्ती निकलती है
अगर वहां पर कलिकाएं पाई जाती है, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है यम प्लांट। तो यम प्लांट के अंदर लीफ एक्सिस के पास ये मांसल कलिकाएं निकलती है जो एक नया पादप विकसित कर सकती है, ठीक है, नियर द रूट, ठीक है। अगर रूट के पास मांसल कलिकाएं स्थित है, ठीक है, जिनके द्वारा नया पादप विकसित किया जा सकता है, उसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, ठीक है। और नियर द फ्लावर, अगर पुष्प के पास मांसल कलिकाएं उपस्थित है तो उसका एग्जाम्पल है अगेव, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है आपके किसके, बल्बिल्स के, ठीक है। तो कुछ मांसल कलिकाएं जो नया पादप विकसित कर सकती है, अगर वो लीफ एक्सिस के पास है एग्जाम्पल यम, रूट के पास स्थित है एग्जाम्पल ऑक्जेलिस, और फ्लावर के पास स्थित है तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, अगेव, ठीक है। तो इस तरीके से अपना अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा, ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स होंगे वहां पर, ठीक है, और कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके सारे प्रॉब्लम्स या डाउट जो है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जिसको समझ में आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, या फिर इस तरीके से और हो सकता है, या फिर हम को ये डाउट है वो हमको वापस बता दीजिए, या ये टॉपिक है जो वापस रिपीट कर दीजिए, वो आपके सारे जो डाउट्स हैं, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, सबके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लाइक करो और शेयर करो और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच।